टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है इक्वालिटी यानी कि समानता। समानता का मतलब क्या होता है? हर इंसान को, हर सिटीजन को इक्वल मानना बिना किसी भेदभाव के, चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस करता हो। किसी भी व्यक्ति को इन्फीरियर फील ना करवाना किसी भी चीज़ के आधार पर, ठीक है। तो इसको समानता कहा जाता है, हर इंसान को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। दैट इज नोन एज इक्वालिटी। अब देखिए, इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उस स्टोरी में एक विमेन है कांता, उसकी कहानी है, ठीक है। वो वोट देने जाती है एंड देन वो देखती है कि वोटिंग लाइन जो है, वोट देने के लिए जो लाइन लगी है, उसमें हर तरह के लोग हैं, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, हर तरह के लोग हैं उसमें। जैसे कि इसमें दिखाया गया टीचर भी है, ट्रेडर, स्टूडेंट, डोमेस्टिक वर्कर, सभी लोग जो है वो एक ही लाइन में लगे हुए हैं एंड सभी लोगों को एक ही वोट देने का अधिकार है। देखिए इसमें भी दिखाया गया कितने सारे लोग हैं, ठीक है। आर्टिशियन, हाउसवाइफ, कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया पर्सन, कोई अनएम्प्लॉयड व्यक्ति, ठीक है। तो ये हर एक इंसान जो है वो उसमें लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो कांता होती है वो अपनी फ्रेंड सुजाता से बोलती है कि देखो, इस लाइन में, सेम ही लाइन में मेरे साहब भी लगे हुए हैं जिनके घर पे मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो वो ये बोलती है। देन जो सुजाता बोलती है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान एक ही लाइन में लगा हुआ है एंड सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारी कंट्री में इक्वल सिटीजन माना जाता है हर इंसान को एंड इक्वल वोट देने का अधिकार भी है। उसके बाद कांता जो है वो वोट देने के लिए अंदर घुसती है एंड वो मन में सोचते हैं कि वो उस व्यक्ति को वोट देगी जिसने उसकी लोकेलिटी में पाइप वाटर लाने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को, सुजाता को बताती है कि उसकी जो बेटी है गुड़िया, वो काफ़ी दिनों से बीमार है, उसको फीवर हो रखा है एंड उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पहले वो साहब के घर पे जाके काम फिनिश करेगी एंड देन उनसे कुछ एडवांस पैसे मांगेगी। अपने साहब के घर जाने से पहले वो जो महिला है वो अपनी बेटी को देखने जाती है एंड देन उसको बोलती है कि मैं इवनिंग में आऊँगी एंड देन तुमको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, ठीक है। उसकी जो लोकेलिटी थी जहाँ पर वो रहती थी, वो जो बस्ती थी, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी थी एंड बिल्कुल भी क्लीन नहीं थी। वहाँ पर नाले थे बड़े बड़े एंड काफ़ी स्मेली एरिया था वो, ठीक है। इसके अलावा फिर वो जाती है अपने साहब के घर काम करने। देन उसकी जो मैडम होती है वो बोलते हैं कि अच्छे से साफ करो एंड देन वो उनसे एडवांस पैसे लेकर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इक्वालिटी जो थी वो तब तो उसको देखने को मिली जब वो वोट देने के लिए गई, बट क्या जब वो हॉस्पिटल जाएगी तब भी उसको इक्वालिटी देखने को मिलेगी? तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हमारी कंट्री में क्या है, हर इंसान को एक वोट कास्ट करने का अधिकार है, बट वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, मतलब कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो वो, ठीक है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो वेल्थी हो या ना हो, ठीक है। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो रोजगारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के एक वोट देने का अधिकार सभी को है। कांता जब अपनी मैडम से पैसे लेकर अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके जाती है, तो उसको एक लंबी लाइन में लगना होता है, यानी कि उसके दिन की शुरुआत भी लाइन में लगकर हुई थी एंड दिन का एंड भी उसका लाइन में लगकर ही होता है एंड बट वहाँ पर उसकी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर सारे गरीब लोग थे एंड वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैसे देकर फ्री में बिना किसी लाइन में लगे जा रहे थे। पैसे देकर वो सीधा डॉक्टर के पास जा रहे थे मिलने के लिए। तो वो देखती है कि कैसे यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है ना। तो वो सोचती है कि इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर देखने को उसको नहीं मिल गई। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दलित वर्ग के बारे में। दलित क्या होता है? दलित जो है ये एक वर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट लोगों को एडवर्साइज करने के लिए, संबोधित करने के लिए। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि जो टूटा हुआ हो। एंड इस वर्ड का यूज़ करके वो लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। पहले दलित वर्ड का काफ़ी यूज़ किया जाता था, बट अब इस पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। अब हर व्यक्ति इक्वल है, ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ यह कहकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि वो दलित है,
ठीक है। इसमें आप स्टोरी पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक है, जो कि एक फेमस दलित राइटर थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम उन्होंने जूठन लिखा, ठीक है। उन्होंने जूठन नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी एंड उस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया कि वो कैसे अपनी क्लास में सब बच्चों से अलग बैठते थे एंड उनको ज़मीन पर बैठना पड़ता था एंड उनको बैठने के लिए मैट तक नहीं मिलती थी, वो ज़मीन पर बैठते थे, उनको खुद की ही मैट लेके जानी पड़ती थी। काफ़ी उनके साथ भेदभाव होता था, कोई भी बच्चा उनके पास नहीं आता था, सब उनसे दूर रहते थे, ठीक है। एंड टीचर भी उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो बताते हैं कि उनके जो टीचर थे वो उनको कभी कभी बिना बात के भी मारते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था एंड उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था उनके सहपाठियों द्वारा, ठीक है। एंड एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके जो टीचर थे उन्होंने विदाउट रीज़न उनको क्लास से बाहर निकाल दिया एंड उनको कहा कि प्लेग्राउंड में जाकर झाड़ू लगाए। तो उनको काफ़ी बुरा लगा कि ओनली उनको ही बाहर निकाल कर प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने के लिए कहा गया एंड प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि वहाँ पर इतने छोटे बच्चे से झाड़ू लगाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड था वो एंड उनको अकेले वहाँ पर सफाई करनी पड़ी थी, ठीक है। उनका जो पूरा फेस था वो डस्ट से कवर हो गया था एंड वो काफ़ी मुश्किल था उनके लिए वो सब हैंडल करना। उनकी जो कमर थी उसमें भी काफ़ी दर्द होने लग गया था एंड जो डस्ट था वो उनकी नाक में उनके मुंह में चला गया था, उनका पूरा फेस डस्ट से भर गया था एंड बाकी जो चिल्ड्रन थे उसकी क्लास के वो पढ़ाई कर रहे थे जबकि उनको झाड़ू लगानी पड़ गई थी एंड जो हेडमास्टर थे वो कमरे में बैठकर उनको देख रहे थे कि कहीं वो झाड़ू लगाने की बजाय कुछ हो तो नहीं कर रहे। तो उनको पूरे दिन झाड़ू लगानी पड़ी एंड उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, ठीक है। उनको इवन पानी पीने के लिए भी अलो नहीं किया, उनको पूरे दिन झाड़ू लगानी पड़ी, उनको प्यास लगी बट वो पानी पीने भी नहीं जा पाए क्योंकि उनको उनके टीचर ने जाने से मना कर दिया। इसके अलावा उनके क्लास के जो बच्चे थे और जो उनके टीचर थे वो खिड़की से देख रहे थे एंड उनका मजाक उड़ा रहे थे। ओम प्रकाश जो थे उनको काफ़ी दुख हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा ये बात उनको दिल पर लगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कई दिनों तक वहाँ पर झाड़ू लगानी पड़ी, 2-3 दिन तक उन्होंने झाड़ू लगाई बट एक बार क्या हुआ जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो उनके जो पिता थे वो उस रास्ते से गुजरे एंड उन्होंने उनको देख लिया। देन उनके जो फादर थे वो स्कूल के अंदर आए एंड उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के चिल्लाकर कहा कि आप अभी टीचर हैं तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ बट मेरा जो बेटा है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा एंड उसके साथ और भी ज़्यादा बच्चों को मैं यहाँ पर लाऊंगा पढ़ाने के लिए। एंड उसके जो फादर थे वो ओम प्रकाश को वहाँ से ले गए क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ अपने बेटे को ऐसे स्कूल में पढ़ाई करने की बजाय झाड़ू लगाते हुए देखकर। सेकंड स्टोरी जो है वो भी इसी तरीके की है, वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी नाम की एक दंपत्ति की है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो रेंट पर हाउस लेने के लिए जाते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती एंड इसलिए उनके लिए रेंट देना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं एंड उनको बोलते हैं कि उनको रेंट पर हाउस चाहिए, ठीक है। तो 2-3 घरों में जाते हैं, अपार्टमेंट देखने जाते हैं, उनको एक घर काफ़ी पसंद आ जाता है एंड वो उसका रेंट पूछ के उस घर को किराए पर लेना चाहते हैं। बट वहाँ की जो लैंड लेडी थी, मकान मालकिन थी, वो उनको बोलती है, जब वो उनका नाम सुनती है देन वो उनको बोलती है कि वो उनको वो घर किराए पर नहीं देगी क्योंकि उस घर में कोई भी नॉन वेजिटेरियन आज तक नहीं रहा है एंड उनको पसंद नहीं है कि उनके घर में कोई मांस मीट खाए, ठीक है। एंड इसी तरीके से वो 2-3 घरों में जाते हैं तो सभी उनको मना कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो बोलते हैं कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, ठीक है, एंड अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहकर बुलाइए, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं करना चाहते। बट फाइनली 1 महीने बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको एक मकान मालिक ऐसा मिल जाता है जो उनको घर किराए पर देने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कहानियाँ हमको सिखाती है एंड बताती है कि किस तरीके से इनइक्वालिटी उन दोनों के साथ हो गई थी। पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ इनइक्वालिटी की गई उसके कास्ट के बेसिस पर एंड देन मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ, जो कि गलत था। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी के साथ क्या किया गया, अनइक्वल बिहेव किया गया तो उनकी डिग्निटी वोलेट हुई। इसी तरीके से जब भी किसी इंसान के साथ इनइक्वालिटी की जाती है, अनइक्वल ट्रीट किया जाता है उसको, तो उसकी डिग्निटी पर हार्म पहुंचता है, उसकी डिग्निटी वोलेट होती है। एंड
ऐसा करना गलत है। किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी को हर्ट करना किसी के भी लिए गलत है, ठीक है। किसी की भी डिग्निटी को हर्ट करना सही नहीं है, ठीक है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके एबोलिशन के लिए काफ़ी कानून बनाए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी के साथ जैसा बिहेवियर किया गया वैसा वो डिजर्व नहीं करते थे, वो भी इक्वल बिहेवियर डिजर्व करते थे, बट स्टिल उनको अनइक्वल बिहेव फेस करना पड़ा, इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी, जो कि गलत था। हर व्यक्ति को डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का अधिकार है। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो उसमें यह कहा गया कि हर व्यक्ति इक्वल होगा किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस करता हो, कितनी भी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो व्यक्ति इक्वल ही माना जाएगा। किसी के भी साथ इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो गलत है, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ बाय बर्थ इनइक्वालिटी नहीं की जा सकती। इसके अलावा काफ़ी कानून बनाने का भी प्रयास किया गया था इनइक्वालिटी को रोकने के लिए। हमारी कंट्री में इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए काफ़ी कानून बनाए गए हैं, काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं इक्वालिटी को डिनोट करने के लिए, जैसे कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि हर एक इंसान कानून के सामने बराबर है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, सभी को कानून को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ गरीब लोग फॉलो करेंगे एंड जो रिच पीपल है वो कानून को वोलेट करेंगे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लॉ के सामने हर व्यक्ति इक्वल है, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे कोई फार्मर हो, हर इंसान को कानून को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन की नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का, या फिर उसका कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ का हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। थर्ड ये है कि हर पर्सन को इक्वल एक्सेस दी जाएगी पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे जैसे कि प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए केवल इसलिए रोका जाएगा कि वो किसी निश्चित कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो इस जगह पर नहीं जा सकता या फिर उस जगह पर नहीं जा सकता। जैसे कि पहले जो कुआं होता था, जो वेल होता था, उसमें से पानी निकालने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को था, बट जो गरीब लोग थे, जो निचली जाति के थे, वो वहां पर नहीं जा सकते थे। लेकिन आज के टाइम में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पर सभी को इक्वल एक्सेस मिलेगी। हर व्यक्ति पब्लिकली अवेलेबल जो वेल्स है, रोड्स हैं, ठीक है, घाट वगैरह हैं, उनका यूज कर सकता है। फोर्थ जो कानून बना वो था अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। पहले ये होता था कि अगर ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति को छू दे अगर गलती से, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, बट ऐसा अब एबोलिश कर दिया है, क्योंकि पहले इस आधार पर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, बट आज के टाइम में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं है, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 तरीके जिससे गवर्नमेंट जो उसने ट्राई किया है इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो क्या है, उसने इक्वालिटी की गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाकर, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स बनाई है, प्रोग्राम्स बनाए हैं। डिसएडवांटेज जो कम्युनिटीज़ है, मतलब कि ऐसी कम्युनिटी जिनके पास पैसों की कमी है, ऐसी कम्युनिटी जिनको अवसर नहीं मिलते, उन कम्युनिटीज़ की हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। काफ़ी कानून गवर्नमेंट बनाती है ऐसे लोगों की हेल्प के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स बनाई है, जैसे कि मनरेगा एक स्कीम बनाई थी, मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। मनरेगा में क्या होता है, व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। पहले क्या होता था, ऊंची जाति के लोगों को ही जॉब्स प्रोवाइड की जाती थी, बट आज के टाइम में ये कहा गया है कि नहीं, हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार है। एंड मनरेगा के तहत महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था, इसमें क्या था, मनरेगा में ये कहा गया था कि गारंटी दी जाएगी हर व्यक्ति को 100 दिनों तक
कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार मिलेगा। एंड अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो उसको बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ताकि उसका घर खर्च चल सके। क्योंकि आपको पता ही है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमको कंजम्पशन करना होता है, एंड कंजम्पशन के लिए हमको पैसों की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, ताकि लोग अपनी आजीविका चला सके, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्कीम्स बनाई। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम, देखिए स्कूल में बच्चों को खाना दिया जा रहा है, तो ये मिड डे मील स्कीम बनाई गई। ठीक है, तो इन स्कीम्स को क्यों बनाया गया था? ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए गरीब लोगों को। ठीक है, गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा डिसएडवांटेज्ड रहे थे, उनको कभी भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई थी। दैट्स वाई जो मिड डे मील स्कीम थी, इसको 2001 में शुरू किया गया था। तमिलनाडु जो था वो फर्स्ट स्टेट था जिसमें इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। के कामराज जो थे उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। एंड इस स्कीम में ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, मतलब कि जो प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, उनमें जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको कुक्ड लंच यानी कि पका हुआ भोजन दिया जाएगा। एंड वो भोजन बिल्कुल साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजन को गलत तरीके से पकाया हो, एकदम साफ सुथरा अच्छा खाना, पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाएगा, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी कानून बनाए हैं। उसने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि पहले ये जो स्कीम थी ये ओनली तमिलनाडु में ही इंट्रोड्यूस की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया एंड सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि 6 महीने के अंदर ये जो प्रोग्राम है ये हर एक स्टेट में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको ये जो पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसके काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल रेगुलरली अटेंड करना शुरू कर दिया। नए नए जो गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल में एडमिशन लेना शुरू किया। पहले लोग जो थे वो अपने बच्चों का एडमिशन इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि उनके पास खाने पीने का नहीं होता था, बट जब उनको पता चला कि स्कूल में ही अब खाना मुहैया कराया जाएगा तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों का नाम इन्वॉल्व करवाना शुरू किया स्कूल में, एंड उनके बच्चों ने रेगुलरली स्कूल को अटेंड करना शुरू किया। टीचर्स जो थे वो पहले क्या करते थे, बच्चों को घर पे भेज देते थे लंच के टाइम पर खाना खाने के लिए, बट जब मिड डे मील पॉलिसी आई तो जो बच्चे थे उनको अब घर पर जाना नहीं पड़ता था खाना खाने के लिए। एंड कई बार ऐसा होता था जब वो बच्चे घर पर जाते थे खाना खाने के लिए तो वो घर पर ही खा लेते थे एंड दोबारा स्कूल में आते ही नहीं थे। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो भी इम्प्रूव हुई। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे थे उनको पौष्टिक आहार दिया जाता था, तो इसलिए उनके मस्तिष्क पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इससे पड़ा, उनका पढ़ाई में मन लगने लग गया। इसके अलावा इससे जो कास्ट प्रिजुडाइज था, मतलब कि कास्ट के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था उसका भी एबोलिशन हो पाया, क्योंकि अब सारे जो बच्चे थे वो एक साथ बैठकर खाना खाते थे, चाहे कोई ऊंची जाति का हो चाहे कोई निचली जाति का हो। इसके अलावा जो दलित वीमेन थी उनको भी अपॉइंट किया जाता था बच्चों को खाना सर्व करने के लिए, है ना। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इस पर रोक लगी। ठीक है, एंड इससे बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ा, क्योंकि पहले बच्चे भूखे पेट आते थे, खाली पेट होता था उनका, इसलिए उनका माइंड नहीं चलता था, बट जब उनको खाना मिलने लग गया तो उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा एंड वो अच्छे से पढ़ाई में मन लगाने लग गए। तो काफ़ी फ़ायदा मिला मिड डे मील पॉलिसी जो कि के कामराज ने इंट्रोड्यूस की थी उसको सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इसलिए बना रही थी ताकि अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जा सके, हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ गरीब लोगों के पास अनअवेलेबल है एंड अमीर लोग ही ओनली अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके, नहीं, गरीब लोगों को भी अपॉर्चुनिटी अवसर मिलने चाहिए। बट टुडे आज भी इनइक्वालिटी कम्प्लीटली एबोलिश नहीं हो पाई है, क्योंकि काफ़ी कानून बनाने के बाद भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनकी कास्ट एंड रिलीजन के आधार पर। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए एंड काफ़ी एक स्ट्रगल टाइप में है इसको कम्प्लीटली अबोलिश करना। ठीक है, क्योंकि जब तक लोगों को एहसास नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति इक्वल है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, सभी भगवान के संतान, ईश्वर के संतान है एंड किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, जब तक लोग अपने दिल से ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इसको कम्प्लीटली रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होगा, चाहे कितने भी कानून बनाए जाए।
ठीक है, तो लोगों को खुद ये समझना होगा, ठीक है, कि किसी व्यक्ति के साथ उसके कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर या फिर जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि इंडिया ही ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर भेदभाव होता है, इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है एंड कम्प्लीटली इनइक्वालिटी रिमूव नहीं हो पाई है, क्योंकि और भी काफ़ी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है जहाँ पर इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट होती है एंड काफ़ी मुश्किल है वहाँ पर इनइक्वालिटी को रिमूव करना। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यूएसए, वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन पहले आप ये जान लीजिए कि होते कौन लोग हैं। अफ्रीकन अमेरिकन वो लोग थे जो अफ्रीका में रहते थे एंड उनको अमेरिका लाया गया, ठीक है, एंड आज के टाइम में वो लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है। अफ्रीका से अमेरिका उन लोगों को स्लेव बनाकर लाया गया था, ठीक है, एंड उनके जो आज के टाइम में उनकी जो पीढ़ी अभी चल गई है अफ्रीकन अमेरिकन की अमेरिका में, वो क्योंकि ब्लैक है तो इसलिए उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा उनको भेदभाव सहना पड़ता है। 1950 में इक्वल राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष हुआ, कम्युनिटी वोलेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ काफ़ी ज़्यादा अनइक्वालिटी की जाती थी, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा उनसे की जाती थी, ठीक है, एंड कानून में भी उनको इनइक्वालिटी ही मिली थी, कानून के द्वारा भी उनको इक्वालिटी नहीं मिली थी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है बस में, तो अगर वो अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब कि वो उसके एंसेस्टर्स अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे एंड वो उन्हीं की संतान है, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनको खड़े होकर बस में सफ़र करना पड़ता था। उनको तब तक सीट नहीं मिलेगी जब तक कोई वाइट पर्सन खुद अपनी इच्छा से उनको सीट ना देना चाहे, ठीक है, तो उनको बस में हमेशा खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ता था। ये देखिए, रोज़ा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी, वो काफ़ी थकी हुई थी एंड वो अपने काम से लौटकर जब वो बस में बैठी तो फिर एक वाइट मैन ने उसको कहा कि वो उस सीट से उठ जाए, बट क्योंकि वो पहले से वहाँ बैठी हुई थी तो उसने मना कर दिया एंड वो काफ़ी थकी हुई थी तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन हो गया। उसके रिफ्यूज़ल के कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एजिटेशन प्रोटेस्ट होने लगा, ठीक। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सिविल राइट्स के लिए मांग करनी शुरू कर दी, ठीक है। सिविल राइट एक्ट जो था 1964 का वो बनाया गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट कर दिया एंड इसी के लिए सिविल राइट्स एक्ट बनाए गए, ठीक है, 1964 में, जो प्रोहिबिट कर रहा था डिस्क्रिमिनेशन रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन के बेसिस पर, ठीक है, ये अमेरिका में बना था एंड इसको हर जगह स्टार्ट करवाया गया, ठीक है। वो जो सिविल राइट एक्ट था 1964 का, उसमें ये भी कहा गया था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है वो भी, अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे हैं वो भी बाकी बच्चे जो है अमेरिका के जो वाइट बच्चे हैं उनके साथ पढ़ सकते हैं, उनको सेपरेट स्कूल में जाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, है ना। तो उनके सेपरेट स्कूल का जो प्रोविज़न था वो भी हटा दिया गया एंड उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी गई। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला था जो कि सिविल राइट्स एक्ट में लिया गया था। बट कुछ एफ्रो अमेरिकन जो पीपल थे वो काफ़ी पुअर थे एंड वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे ड्यू टू हाई फीस एंड इसलिए उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना पड़ता था जहाँ पर कम क्वालिफाइड टीचर उनको पढ़ाते थे एंड उनको काफ़ी कम फैसिलिटीज़ मिलती थी। तो कम्प्लीटली तो उनकी स्थिति नहीं सुधरी, जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उनकी स्थिति कुछ हद तक सुधरी बट कम्प्लीटली नहीं सुधर पाई। किसी भी कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर कंट्री में कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कि डेमोक्रेसी के अर्थ को बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एंड वो कहते हैं कि उनको जब कंप्लीट इक्वालिटी मिलेगी तभी वो डेमोक्रेसी को सही मायने में मानेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था काफ़ी लोगों को इन हिस्ट्री, काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था इक्वालिटी के लिए, फॉर इक्वालिटी। इसमें आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ, इंडिया के किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इंडिया के किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हर व्यक्ति इक्वल है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है एंड इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, राइट टू इक्वालिटी को। ठीक है, एंड सभी व्यक्तियों को इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा एंड ये वीडियो समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।